अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत ने 5 साल से बंद पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9000 मुलाजमीन को आखिरकार फारिग करने का फैसला कर लिया है, मगर इस फैसले के बाद हुकूमत पर कड़ी तनकीद हो रही है। वजीर आजम इमरान खान और वफाकी वज़रा पर अपने वादे वफा ना करने और लोगों को नौकरियां देने के बजाय नौकरियां छीनने के इल्जामात लग रहे हैं। ऑपोजिशन भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रही है। स्टील मिल्स के मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की समाअत का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुकदमे की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया है और वो खुद 9 जून को इस केस की समाअत करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स पिछले कई बरसों से मुसलसल खसारे में है। पिछले 14 सालों से ये मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए सफ़ेद हाथी बन गई है। पाकिस्तान स्टील मिल्स को बहाल करने के लिए एक से ज्यादा बार इसकी निजकारी की कोशिशें की गई। बार बार बेल आउट पैकेजेस के जरिए इसे जिंदा रखने के लिए मसनूई सांसें दी गई। गैर मुल्की हुकूमतों और कंपनियों ने भी मुतअद्दिद बार पाकिस्तान स्टील मिल्स को रिवाइव करने के लिए सरमायाकारी करने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर कई कोशिशों के बावजूद 35 साल पहले कायम होने वाली पाकिस्तान स्टील मिल्स दोबारा अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकी। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान स्टील मिल्स में 40,000 से ज्यादा मुलाजमीन काम करते थे। इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यूनिट कहा जाता था। इसे पाकिस्तान की मदर इंडस्ट्री करार दिया जाता था, मगर नाकाम हुकूमती पॉलिसियों, ब्यूरोक्रेसी की नाअहली और अपनों को नवाजने की रविश ने इसे इस नहज पर पहुंचा दिया कि पिछले 5 सालों से पाकिस्तान स्टील मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद है और अब इसके बाकी रहने वाले 9000 मुलाजमीन को भी बरतरफ करने का फैसला कर लिया गया है। ये वो मुलाजमीन है जिनकी तनख्वाहों की मद में वफाकी हुकूमत माहाना 35 करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि हुकूमत को उम्मीद है कि स्टील मिल्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने से और मुलाजमीन को फारिग करने से माहाना तनख्वाहों और सूद की अदायगी समेत दीगर नुकसानात की मद में 70 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। और इसका ऐलान इंडस्ट्रीज और पैदावार के वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। 2015 से अब तक हुकूमत जो है वो 35 अरब रुपए दे चुकी है मुलाजमीन को तनख्वाहों के लिए और तकरीबन माहाना 34 करोड़ जो है वो ख़र्चा आता है इनकी तनख्वाहें देने का। इसके अलावा जो कर्ज़ा है इस मिल के ऊपर वो 230 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। तो इस मिल की जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे और तकरीबन 15 के करीब पार्टीज़ जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। जो सियासी जमातें मैं कल देख रहा था टीवी, कुछ ने बड़ा इसके ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। ये इन्हीं के अदवार में ये मिलें बंद हुई, ये मिल बंद हुई, इन्हीं के अदवार में ये मुनाफे से नुकसानात में गई। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अब इसको रिवाइव करना है तो जो हुकूमत पाकिस्तान है वो ओनर और ऑपरेटर के मोड से निकल के ओनर और पॉलिसी मेकर के रोल में जाए। हमाद अजहर बता रहे थे कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को पिछले 5 सालों में 35 अरब रुपए के सिर्फ तनख्वाहों की मद में पैकेजेस दिए गए हैं, जबकि अब तक 90 अरब रुपए के बेल आउट पैकेजेस भी पाकिस्तान स्टील मिल्स को दिए गए हैं। और अब हुकूमत ने 20 अरब रुपए की यकमुश्त अदायगी के साथ मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत हर मुलाजिम को औसतन 23 लाख रुपए की अदायगी की जाएगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स सफ़ेद हाथी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसका अब तक मजमूई कर्जा और खसारा 480 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि इसे दोबारा बहाल करने और हुकूमत पर इसके बोझ को कम करने का वाहिद रास्ता यही है कि इसे सरकारी मिल्कियत से निकालकर निजी हाथों में दे दिया जाए, यानी प्राइवेटाइजेशन ही वाहिद हल नजर आता है। मगर इस वक्त बहस इस बात पर नहीं हो रही है कि हुकूमत का यह फैसला दुरुस्त है या गलत, बल्कि बहस इस बात पर हो रही है कि हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात निजकारी के खिलाफ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए इसकी निजकारी करना या मुलाजमीन को बरतरफ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ बेहतर मैनेजमेंट और काबिल चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर लगाने से ये मसला हल हो सकता है। और अगर वो हुकूमत में आए तो स्टील मिल्स को इसी तरह दोबारा बहाल करके दिखाएंगे। असद उमर साहब कह रहे थे कि अगर ज्यादती की गई पाकिस्तान स्टील मिल के मजदूरों के साथ तो वो हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे, वो मजदूरों के साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी उस वक्त भी ये कहती थी कि इसको हम रिवाइव करेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। जब हुकूमत में आई तो उस वक्त भी ये पॉलिसी थी कि समाया पाकिस्तान कंपनी के जरिए इन कंपनीज को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, इनका डेट रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और इनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस पॉलिसी से पीछे हट गई है और अब उनकी तवज्जो भी इस कंपनी की प्राइवेटाइजेशन है, जिसकी वजह से 9000 से ज़ायद पाकिस्तान स्टील मिल के एम्प्लॉइज़ को बरतरफ किया गया है और उनको गोल्डन हैंडशेक दिया गया है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो तबाही है उसमें किसी एक पार्टी या किसी एक शख्स का किरदार नहीं था। जो मुख्तलिफ हुकूमतें आई
उनकी ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से, करप्शन की वजह से, सियासी भर्तियों की वजह से और अदालती मदाखलत की वजह से नुकसान होता रहा पाकिस्तान स्टील मिल्स को, और पाकिस्तान स्टील मिल्स तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। 2005 वो आखिरी साल था जब पाकिस्तान स्टील मिल ने मुनाफा कमाया, और उस वक्त जो उनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 1.1 मिलियन टन की, उस पर पाकिस्तान स्टील मिल ऑपरेट कर रही थी, जिसकी वजह से उस साल उनको मुनाफा भी हुआ। और इसके बाद ये फैसला किया गया, और उस दौरान जो है सबसे अहम बात यह है कि 2000 से लेकर 2005 तक एम्प्लॉइज़ थे, जो मजदूर थे, उनकी तादाद में 35% की कमी की गई थी, अपने वर्कफोर्स में 35% की कमी की गई थी। और इसके साथ ही ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल का, उसको भी अपग्रेड किया गया था। फिर 29 मई 2006 को ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज किया जाए, जिसके बाद एक कंसोर्शियम जिसमें RFIB सिक्योरिटीज़, रूसी कंपनी और सऊदी कंपनी ने वो बिड जीती, और ये फैसला किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान 22 अरब रुपए में 75% स्टेक बेचेगी पाकिस्तान स्टील मिल का। लेकिन 24 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और 24 दिन के अंदर फैसला सुनाया कि ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। इस प्राइवेटाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, और इसमें वजह बताई गई कि जो मुनाफा था उसको यकसर नज़रअंदाज किया गया है, और ये भी बताया गया था कि जो इश्तिहारात में बताया गया था कि क्या मुनाफा होगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जो बिडर्स हैं उनको उससे ज़्यादा बेनिफिट्स जो है इनको प्रोवाइड किए गए थे, जिसकी वजह से उस वक्त ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर उस वक्त ये प्राइवेटाइजेशन हो जाती तो 22 अरब रुपए भी मिलते, और जो खसारा इसका बड़ा है, जिसमें खसारा और अगर वाजिबात को मिलाएं तो 480 अरब रुपए बनता है। और कल हमाद अजहर ने बताया कि इस वक्त जो डेट एंड लाइबिलिटीज़ है वो टोटल 230 अरब रुपए के हो चुके हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत को कितना पैसा बचाया जा सकता था पाकिस्तानी हुकूमत का, कि अगर उस वक्त प्राइवेटाइजेशन हो जाती। 1999 में इस कंपनी के फाइनेंशियल सामने आए थे, तो उस वक्त इस कंपनी का जो खसारा था वो 9 अरब रुपए था, और कुल वाजिबात उस वक्त 19.5 अरब रुपए के थे। तो 99 के दौर में 9 अरब रुपए का खसारा था और 19.5 अरब रुपए के इसके वाजिबात थे। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत आई तो पहले ही साल में 2008 से 2009 में पहले ही साल में जो नुकसान थे वो तकरीबन 20 अरब रुपए के थे। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2013 में गई तो उस वक्त जो मजमूई नुकसान है और जो वाजिबात हैं पाकिस्तान स्टील मिल के वो 200 अरब रुपए तक पहुंच चुके थे। 2009 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन नुकसानात पर एक तफसीली तहकीकात रिपोर्ट इशू की थी, जिसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान स्टील मिल ने अल अब्बास स्टील को मार्केट रेट से कम पर स्टील प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से स्टील मिल को सबसे ज़्यादा खसारा हुआ था। इसके बाद नून लीग का दौर आया। नून लीग ने भी 60 अरब रुपए के पैकेजेस दिए, बेल आउट पैकेजेस दिए, ताकि पाकिस्तान स्टील मिल अपने पैरों पे खड़ा हो सके, लेकिन ये मुमकिन ना हुआ। और फिर 2015 के बाद पाकिस्तान स्टील मिल में ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम इसको रिवाइव करेंगे, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब। शिबली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोगों ने तो दावा किया था कि हम इस कंपनी को रिवाइव करेंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, एक अच्छी मैनेजमेंट लाने की ज़रूरत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदलने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट बोर्ड की ज़रूरत है और ये कंपनी रिवाइव हो जाएगी। लेकिन अब आप लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। 9000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को आपने बरतरफ कर दिया है। ये अपने फैसले को तब्दील क्यों किया आप लोगों ने? आपको मालूम है कि माजी में कोई भी हुकूमत इसको उस तरह से टैकल नहीं कर सकी कि ये इदारे अपनी जो इनकी बुनियादी मकसद है उसको वो पूरा कर सकें। नतीजतन क्या हुआ कि इसमें बेइंतहा सियासी भर्तियां हुई हर इदारों में। हर इदारे, चाहे वो PIA हो, स्टेट लाइफ हो, PTCL हो, जितने भी इदारे थे, पाकिस्तान स्टील मिल हो, उसमें इस कदर भर्तियाँ की गई थी कि वो सस्टेनेबल ही नहीं रहे थे। फिर इसमें करप्शंस भी इतनी हुई और नतीजतन ये कि ये इदारे बजाय इसके कि मुनाफा देते, रोज़गार के मौके पैदा करते, इन इदारों ने बहुत बड़ा लॉस देना शुरू कर दिया। यानी कि 1.3 खरब से ऊपर जो है तो ये नुकसानात हो रहे थे। अब दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जिस तरह हम कहें कि जी जिस तरह है उसी तरह ठीक कर लें, लेकिन वो होने वाला नहीं था। इसलिए ये जो नया इनिशिएटिव लिया गया है ये बुनियादी तौर पे इसीलिए है कि ये इस इदारे को लीन करके, इसको नए तरीके से रीस्ट्रक्चर करके, चाहे उसको प्राइवेटाइज़ करते हैं, चाहे वो जॉइंट वेंचर करते हैं या ख़ुद चलाते हैं, तो
बुनियादी तौर पे ये मकसद है कि कम से कम अगर हमें इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं दे रहा तो कम से कम नुकसान न दे, यानी जो सेटलमेंट कॉस्ट है उससे भी ज़्यादा लॉसेस जो है वो ये दे रहे थे। 30 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान ये इदारा, सिर्फ एक इदारा दे रहा था। तो इसलिए ये जो है तो तय पाया कि हम इसको इस तरह से डील करें और इस जो इसमें एक अननेसेसरी एक लॉस की जो एक सिचुएशन बनी हुई है तो स्पीडिंग को कम किया जाए, स्पेशली कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी जो है पिछले 5 साल से बंद पड़ी हुई है, 2015 से बंद पड़ी हुई है। नून लीग का भी यही मौकिफ रहा इस पर कि बेल आउट पैकेजेस देकर इसको चलाने का फायदा नहीं है, नुकसानात बढ़ते रहेंगे, इसीलिए उन्होंने बेल आउट पैकेज नहीं दिया। वो भी निजकारी की तरफ जाना चाहते थे, आप लोगों ने अपोज किया ये जानते हुए कि इसको रिवाइव करना शायद नामुमकिन है। लेकिन उस वक्त आप कहते थे सियासी भर्तियां इशू नहीं है, मुलाजमीन तो इशू ही नहीं है, हम इसको रिवाइव करके दिखाएंगे। तो फिर इसकी कोशिश भी क्यों नहीं शुरू हो सकी कि आप इस कंपनी को रिवाइव करते? इसकी आप लोगों ने सरमाया कंपनी बनाई लेकिन कोशिश ही नहीं कर सके आप लोग कि इसको रिवाइव करें। देखें, जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं तो आपके पास कई चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है तो वो जिस तरह माजी में रहा है उसको एक्सेस नहीं होती है। अब इस सिचुएशन में अगर ये शायद कोविड ना आता तो शायद हमारा कोई फ़ैसला और होता। अब कोविड की सिचुएशन में हमने ये देखा है कि हमारी इकोनॉमी को बहुत ही सीरियस चैलेंजेस दरपेश हैं और उस चैलेंजेस में एक ये भी है कि हम कोई चीज़ अगर हमें कमा के नहीं दे रही, कम से कम हमसे पैसे तो ना ले। तो इसलिए ये जो पोस्ट कोविड जो इकोनॉमी है वो टोटली चेंज होगा। देखें शहजाद, ये मुल्क अब उस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह की ये चलता आया है। अब आपको बजाय इसके कि हम बहस में उलझें कि जी आपने पहले ये कहा था, आया वो किसी ने जलसे में कहा था, किसी ने अगर किसी आम तकरीर में कहा था, उनको छोड़ें। अब आप देखें ना, आपने अब मुल्क को देखना है कि छोड़ें? वो मुल्क के वजीर आजम इमरान खान है, आपकी पार्टी के चेयरमैन है, अगर किसी और ने कहा होता शायद छोड़ देते। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने असद उमर साहब ने ये बात सिर्फ ऑपोजिशन में रहते हुए नहीं की थी, जब आप लोग हुकूमत में आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि 45 दिन में प्लान मिल जाएगा कि इस कंपनी को कैसे रीस्ट्रक्चर करना है और इसके बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत के बाहर बैठ के आपने ये बात की थी, हुकूमत में जब आए थे उस वक्त भी यही आपका मौकिफ था। आपको यही बता रहा हूं कि शायद यही प्लान था, लेकिन मैं आपको ये इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं कि अभी इन दिनों में हमने ये फैसला किया ना। अगर हम ये 3 महीने पहले फैसला करते तो आपका ये सवाल बनता था कि जी आपने तो ये कहा था, आपने किया ये। अब कोविड में के बाद जो है तो जो कोविड की सिचुएशन के बाद अब हालात टोटली डिफरेंट हो गए हैं। अब ये ऐसा फिनोमेना है जो कभी इस मुल्क ने देखा नहीं था, इसलिए इसी सिचुएशन में हमें वो फैसले करने पड़े हैं, चाहे वो उसके बारे में हमारा कुछ और ख्याल था। लेकिन चूंकि पूरी इकोनॉमी, पूरी फाइनेंस, पूरी दुनिया बदल गई है, एक मेजर शेकअप हुआ है, एक मेजर रिसेशन आई है, एक मेजर किस्म की वो क्राइसिस आई हैं, तो उस सूरत में हमारा ये करना, आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, इस बहस में हमें नहीं उलझना चाहिए कि जी आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। आप अगर इसको एक न्यूज बनाना चाहते हैं वो तो आपके काम है, उसमें तो हम आपको नहीं रोक सकते। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो बात इसलिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि 4 महीने पहले मियां मोहम्मद सुमरो साहब जो कि प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आके बता दिया था कि 6 कंपनीज को इस साल प्राइवेटाइज किया जाएगा, जिसमें एक पाकिस्तान स्टील मिल भी है। तो एक तो वो कोविड से पहले की बात है, कोरोना वायरस से पहले की बात है। और अगर आप कह रहे हैं कि कोरोना वायरस में हालात खराब हुए हैं, हमें दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा, तो जो सबसे बड़ा मसला है कोरोना वायरस का वो तो है ही है कि बेरोजगारी बढ़ने का खदशा है। इमरान खान साहब हो या आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये इल्तिजा करते रहे हैं प्राइवेट कंपनी से कि आप मुलाजमीन को इस दौरान ना निकालें, उनको बेरोजगार ना करें। लेकिन इसी दौरान आपने ये फैसला किया है कि 9,500 मुलाजमीन को बरतरफ किया जाएगा। देखें शहजाद, आप एक पढ़े लिखे समझदार सहाफ़ी हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप कहते हैं कि जी 4 महीने पहले, आप 4 महीने की पहले बात कर रहे हैं। हम तो जब पैदा हुए थे, बच्चे थे, तब से सुन रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, लेकिन नहीं हुई ना, हालात मुवाफिक नहीं थे। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर इनको हम बेरोजगार कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, दैट वुड बी मिसलीडिंग स्टेटमेंट। हम जो कर रहे हैं, हम उनको गोल्डन हैंडशेक दे रहे हैं, उनको एवरेज तकरीबन 23 लाख रुपए, किसी को ज्यादा किसी को कम। ये नहीं है कि उनको हम निकाल के और उनको सड़क पे फेंक रहे हैं। गोल्डन हैंडशेक की स्कीम्स इस मुल्क में कई दफा आई हैं, ये ना पहली दफा है ना आखिरी दफा है। आप अपने रिकॉर्ड को चेक कर लें, जिसमें कितनी इंस्टीट्यूशंस थी, कितने सालों में
वो उन्होंने गोल्डन हैंडशेक किया है। ये एक दुनिया में भी होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान में भी हुआ है, और अभी हम भी ये कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी हम बेरोजगार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2006 में अगर ये प्राइवेटाइज हो जाता ना, तो उस वक्त भी मुलाजमीन को 18 अरब रुपए मिल रहे थे। आज 20 अरब मिले, 2006 में भी 18 अरब रुपए मिलते। अगर नून लीग प्राइवेटाइज करती, वो भी गोल्डन हैंडशेक देती। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि हम खुद ये बात करते रहे कि ये इदारे हुकूमत नहीं चला सकती, ये बोझ हुकूमत नहीं बर्दाश्त कर सकती, इनको प्राइवेटाइज करना होगा। लेकिन कम से कम ये तो माने ना कि जब आप ऑपोजिशन में थे या जब आप हुकूमत में आए तो आपकी वो पॉलिसी गलत थी कि इसको प्राइवेटाइज ना किया जाए, इसको पैरों पे खड़ा करके दिखाएंगे। ये तस्लीम तो करें ना कम से कम कि गलती हुई है वहां पर। देखें हुकूमत, देखें शहजाद, बात यह है कि आप इससे एग्री कर रहे हैं कि एक अच्छा स्टेप है, ठीक दुरुस्त स्टेप है। जी, मैं तो समझता हूं कि प्राइवेटाइज ही इसका हल है और कोई इसका हल नहीं है। बात यही है ना, आप फिर इफ्स एंड बट्स में क्यों पड़ जाते हैं भाई? जो आप देखें कि जो हालात होते हैं उसके मुताबिक कई फैसले होते हैं। आप कह रहे हैं कि जी 4 महीने, ठीक है 4 महीने पहले, लेकिन हुआ तो नहीं था ना हुआ, ना एग्जीक्यूट हुआ। कर लिया था, प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाल दिया था। सिचुएशन में हम आ गए हैं जिसमें कि हमें सख्त फैसले करने होंगे, और हम ये बेरोजगारी का नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल एक उनको पैसे दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी 2006 में 18 अरब रुपए दे रहे थे, तो क्यों नहीं हुआ? फिर क्यों नहीं किया? किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ये करेज नहीं थी। हमें ये करेज है, हम ये सख्त फैसले ले रहे हैं। नहीं सर, उस वक्त भी सख्त फैसले लेने जा रहे थे, आप लोगों ने अपोज किया था। जैसे उस वक्त आप लोगों ने सियासत की थी, अब ऑपोजिशन सियासत कर रही है। आज आपने देखा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने सेनेट में खड़े होकर ये बात कही कि जब हम प्राइवेटाइज कर रहे थे आपको एतराज था, आप कहते थे चला के दिखाएंगे। अब ऑपोजिशन एतराज करी, क्या करेंगे फिर बताइए? देखिए, ऑपोजिशन के पास तो कहने को कुछ है नहीं, उनकी सियासत तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब उन्होंने इसी किस्म की चीज़ों पे बात करनी है। अब वही बात पूछ लें कि आप इस पे एहतजाज कर रहे हैं, आया आप समझते हैं कि गलत फैसला है? आया लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है? नो, बेरोज़गार नहीं किया जा रहा। हम एक इदारे को ऐसा वो करना चाहते हैं, चाहे उसको प्राइवेटाइज करें, जॉइंट वेंचर करें, जो भी करें। और मैं एग्री करता हूं कि हुकूमत इदारे नहीं चला सकती है, हुकूमत को बिजनेस में नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूं इससे। लेकिन फैक्ट ये है कि आपने कहीं से तो शुरू करना है, आपने एक सख्त फैसले करने हैं, और ये जो पिछली हुकूमतें थी ये फैसला नहीं कर सकी हैं, बिकॉज ये पोलिटिकल कॉस्ट नहीं देना चाहती थी। हमने पॉलिटिकल कॉस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री दे रहे हैं, हम मुल्क की भलाई के लिए कि कम से कम पिछले दौर में, अगर इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू। शिबली साहब, अगर आप पीपल्स पार्टी के दौर की बात कर रहे हैं, आपकी बात ठीक है, वो तो प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं थी, लेकिन नून लीग तो प्राइवेटाइज करना चाहती थी, चाहे पीआईए हो, पाकिस्तान स्टील मिल्स हो। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? मैं बता देता हूं क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि एक जमात थी जो कि उसमें रुकावट, नंबर्स हमारे पास उस वक्त जमात थी जो कि उसमें रुकावट बनी, वो थी ऑपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने कहा इसको प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। अगर प्राइवेटाइज की गई तो हम मजदूरों के साथ जाके खड़े होंगे। ये रुकावट थी ना नून लीग के सामने। तो नहीं, मुझे तो उसके, देखें मैं तो नेशनल असेंबली में नहीं था उस वक्त। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस का भी हो सकता है कि वो बिल्कुल फारिग कर रहे हो सकता है कि वो उनके तो तरीका कार हो वो भी गलत हो। वहां तक तो खैर बात पहुंची नहीं थी। बात कर रहे हैं कि हम जी वहां तक तो बात खैर पहुंची ही नहीं थी। लेकिन अब मुझे शिबली फराज साहब ये बता दीजिए कि अगर ये 1.5-2 साल पहले आपकी हुकूमत में ही फैसला हो जाता कि हमने स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना है, तो ये 1.5-2 साल में भी जो खसारा हुआ है वो भी बच जाता। तो आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि वो स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, अब जो आप करने जा रहे हैं वो दुरुस्त स्ट्रैटेजी है, ऐसा ही है ना? ये शहजाद, ये सवाल बड़ा सवाल है, आई एम सॉरी टू से। देखें, बात ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि इस तक बात पहुंची नहीं थी, तो इसका मतलब है कि वो सीरियस थे ही नहीं। ठीक है, वो तो सीरियस थी। जब हमने देखा ही नहीं है कि किन बुनियाद पे, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो हम कैसे फैसला दे देते? आपको तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने तो कोड़ियों के दाम जो है तो उसको कर रहे थे। हमारी तो अपोजिशन इस बात पे थी सर, उसकी सिर्फ जमीन की जो कीमत प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू हुई थी तो किस कीमत में बेचा जा रहा था। मिल पहुंच गए थे असद उमर साहब, जो वर्कर्स थे उनके घरों पे पहुंच गए इमरान खान साहब, और उन्होंने कहा कि नहीं होने देंगे। ये फैक्ट बात है ना, इससे तो नहीं पीछे हटा जा सकता। भाई देखें, उसकी वजह होगी ना, मैं कह रहा हूं कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ही हो सकता है इतनी अनफेवरेबल टू द लेबर हो, किसकी वजह से हमने इख्तिलाफ किया हो। मैं ये समझता हूं कि ये डिटेल्स जो हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक अच्छा कदम उठाया गया है, एक अमली कदम, प्रैक्टिकल, एट द कॉस्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स, एट द कॉस्ट ऑफ आवर पॉपुलैरिटी। हमने एक फैसला किया है
आपको चाहिए कि इसको न सिर्फ सपोर्ट करें बल्कि इसकी तशहीर करें। मैंने तो आपको खुद बता दिया, अपने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया कि अगर पाकिस्तान स्टील मिल को रिवाइव करना है, पहले ये था अब यूं था, पहले हाँ था, नहीं ये जो है ना, मैंने तो अपने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया, आपको भी बता दिया कि अगर पाकिस्तान स्टील मिल को रिवाइव करना है तो उसका वाहिद हल प्राइवेटाइजेशन ही है और कोई हल नहीं है। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर आपकी माजी में पॉलिसी गलत रही तो उसको तस्लीम कर लें कि हाँ वो गलती थी, अब आगे बढ़े। लेकिन मैं अब आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स में कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज होती नहीं है शहजाद। आप यू हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर टू लॉन्ग। कोई चीज पॉलिटिक्स में इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। मैं तो समझता हूं कि इन इश्यूज पे पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। सिचुएशंस चेंज। अब आप कहते हैं कि जी चाहे कोविड हो या कोविड से पहले की जो सिचुएशन थी, पहले हम कोसार मार्केट जाते थे, अब नहीं जाते हैं। मैं समझता हूं बाहर सोशलाइज करते थे, हाथ मिलाते थे, अब नहीं मिलाते। सो द वर्ल्ड हैज चेंज। तो हमने अपने ये इतनी जो क्राइसिस सिचुएशन जो कि आने वाली है, हम उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम उसके लिए बर वक्त मेरा ओपिनियन तो इस पे ये है कि इस पर सियासत या पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। ये तो नेशनल इश्यूज है, इस पे तो एक हमें इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना चाहिए। इस पे ऑपोजिशन बनाए ऑपोजिशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल शिबली फराज साहब, काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आप लोगों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा, उस पर वो पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए। कल भी समाअत हुई है, मुसलसल 3 दिन समाअत हुई और कल की समाअत में भी बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए हैं और सख्त सवालात भी पूछे गए हैं, जिसके बाद इतलात ये आ रही हैं और रिपोर्ट भी हुआ है ये कि हुकूमत इस पे नजरसानी कर रही है। हुकूमत को हुकूमती लोगों ने एडवाइस किया है कि इस केस को विड्रॉ कर लिया जाए, इस रेफरेंस को विड्रॉ कर लिया जाए। क्या ऐसा मशवरा दिया गया है और क्या हुकूमत इस पर गौर कर रही है इसको वापस लेने पर? देखें, इस बात का जवाब जो है तो या फरोग नसीम साहब दे सकते हैं या शहजाद अकबर साहब दे सकते हैं। मैं अभी तक इसके बारे में कोई हमारी किसी मीटिंग में कोई बहस नहीं हुई है। आपकी अपनी राय क्या है इस केस के बारे में? नहीं, मैं जब तक मेरे पास लॉयर्स का ओपिनियन नहीं होगा तो मैं ऐसी एक चीज़ जो कि सब जुडिस है, एक कोर्ट में है, उस पर मेरा कमेंट करना तो मेरा ख्याल है कि गैर जिम्मेदाराना होगा, स्पेशली एज अ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन पिछले 1-2 दिन में इस पर कोई मुशावरत नहीं हुई है कि क्या इस केस को वापस लेना है, इस रेफरेंस को वापस लेना है या नहीं लेना है? टू माई नॉलेज अभी तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है जिसका कि आई एम नॉट प्रिवी टू दिस सब्जेक्ट। ठीक है शिबली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और उसके बाद हम मजीद बात करेंगे हमारे साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से खिताब किया। ये वो टाइगर फोर्स है जिसको बनाने का ऐलान 27 मार्च को वज़ीर आज़म ने किया था और आज उन्होंने बताया कि 10 लाख लोग अपने टाइगर फोर्स को रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें से 2.25 लाख टाइगर फोर्स जो है वो इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है। 2.25 लाख रज़ाकार मौजूद हैं जो कि मसाजिद में जाके, मार्केट्स में जाके SOPs को फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब आगे जाके जो टाइगर फोर्स का रोल है वो इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स में किस चीज़ की कमी है उसकी निशानदेही भी टाइगर फोर्स ने की है और वो आइंदा भी करेंगे। वो इस चीज़ का भी निशानदेही करेंगे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कौन कर रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मज़ीद क्या कहा, सुनिए। तकरीबन 10 लाख कोरोना टाइगर्स हमने रजिस्टर किए। हम वो वाहिद मुल्क थे मुसलमान दुनिया में जिसने फैसला किया कि रमज़ान के दौरान हम तरावियाँ बंद नहीं करेंगे। हमारी जो टाइगर फोर्स थी वो गए मस्जिदों में और उन्होंने पूरी तरह आगाह किया, शऊर पैदा किया। मस्जिदों के अंदर से कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं हुई, यानी इस तरह की जो कोरोना लोग समझ रहे थे पहले, नहीं फैली। कोरोना टाइगर्स की बड़ी अचीवमेंट थी। जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपकी आने वाले दिनों में, वो 2 और एरियाज़ में मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। एक है ये जो टिड्डी, जो लोकस्ट, आपको कनेक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। दूसरी चीज़ ये जो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स हैं, कई जगह से बड़ी अच्छी हमें टाइगर से फीडबैक मिली है। उन्होंने बताया कि कई यूटिलिटी स्टोर्स में किस चीज़ की कमी है, तो उसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड कर सकें यहाँ से। उसके साथ साथ ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो होर्डिंग करते हैं, उसमें भी आपने निशानदेही करके एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि टाइगर फोर्स का आगे क्या रोल होगा और उन्होंने ये भी कहा कि 2.25 लाख इस वक्त जो टाइगर फोर्स मौजूद है ऑन ग्राउंड, उन्होंने मुल्क भर में जाके मसाजिद में SOPs को फॉलो करवाया, मार्केट्स में SOPs को फॉलो करवाया। लेकिन इस पूरे कोरोना वायरस के दौरान और ख़ास तौर पे जब से लॉकडाउन में नरवी हुई है, हमारे चैनल की टीम्स हो या दूसरे रिपोर्टर्स हो, वो गए हैं, बाज़ारों में गए हैं। जब ट्रांसपोर्ट का आगाज़ हुआ तो उस सेक्टर को भी कवर किया गया,
वहाँ पे भी देखा गया कि एसओपीज़ की जो खिलाफ वर्जी है वो भी खुलेआम हो रही है, और जो टाइगर फोर्स है वो हर शहर में, हर गली मोहल्ले में नज़र आई नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो सकते हैं, वो गए होंगे बाज़ारों में, जिसकी कुछ तस्वीर भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पूरे मुल्क में शहर शहर बड़े पैमाने पे ऑन ग्राउंड ये फोर्स नज़र आई हो। तो इसकी हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट उस्मान डार साहब। उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छी बात है, वज़ीर आज़म ने आज जो रज़ाकार हैं टाइगर फोर्स के, उनको अप्रिशिएट किया, उनकी कारकर्दगी को सराहा है उन्होंने। लेकिन हमने कुछ जगहों पे तो शायद देखा है टाइगर फोर्स को, लेकिन शहर शहर में, गली गली में, मुल्क भर में ऐसा नहीं नज़र आया कि टाइगर फोर्स मौजूद हो, जहाँ पे वो मार्केटों में या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में या मसाजिद में बावर करवा रही हो कि एसओपीज़ जो है वो फॉलो किए जाएँ, और निशानदेही कर रही हो कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी कहाँ पर हो रही है। देखिए शहजाद, एक तो जो टाइगर फोर्स है उसने मेनली पंजाब में काम किया है। तकरीबन 1.5 लाख के करीब, 1.25 लाख में से जो वॉलंटियर्स हैं वो पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। सिंध में तो सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड का हिस्सा माजरत कर ली थी, 1,56,000 के करीब टाइगर फोर्स के नौजवान थे सिंध से, उधर तो बिल्कुल काम नहीं कर पाए टाइगर फोर्स वाले। 23,000 के करीब खैबर पख्तूनख्वा से हैं और 2,000 के करीब बलूचिस्तान से। देखिए, इनका जितना वर्क डिप्लॉयमेंट है, जो जिम्मेदारियां इनको मिलती हैं, वो थ्रू ऐप जो कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की ऐप है, थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जो सारा एक डेटाबेस मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, मीडिया को भी दे सकते हैं, सारा पब्लिक भी कर सकते हैं। तो ये कोई फिगर फजिंग नहीं, पहले मैं आपको और कौम को बताना चाहता हूँ, की जा रही है। ये सब लोग जिनके मोबाइल फ़ोन्स में ऐप डाउनलोड की, इन्होंने सिटीज़न पोर्टल का ये हिस्सा बने, फिर ये टाइगर फोर्स का हिस्सा बने, तो ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ा मुल्क है, 220 मिलियन की आबादी है यहाँ, तो उसमें अगर आप 1.5 लाख लोग अगर टाइगर फोर्स के काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद ऐसी टाइगर फोर्स की काम कर रही थी जिन्होंने कोई एक आइडेंटिकल ना ही टी शर्ट पहन रखी थी, ऐसा कोई कैप भी नहीं पहनी थी या मास्क, तो वो चीजें भी लैग कर रही थी उनकी। लेकिन उस्मान डार साहब, अगर आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख कोई इतनी लोग काम कर रहे थे, बड़ी तादाद नहीं है कि हमें 20 करोड़ की आवाम में वो नजर आएंगे। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वजीर आजम साहब ने तो उनको सारा क्रेडिट दिया है इस बात का कि अब तक जो कंट्रोल हुआ है या एसओपीज़ को जो फॉलो किया गया है वो इसी टाइगर फोर्स की वजह से है। लेकिन अमली तौर पर आप तो खुद कह रहे हैं कि सिंध भर में वो नहीं नजर आए, बलूचिस्तान में सिर्फ 2000 हैं, KP जहाँ की हुकूमत है 7 साल से हुकूमत है, वहाँ पर सिर्फ 23,000 लोगों ने रजिस्टर किया है। नहीं, 23,000 ने वहाँ रजिस्टर नहीं किया, वहाँ तकरीबन 1.5 लाख ने रजिस्टर किया था। ऑन ग्राउंड 23,000 ने जिम्मेदारियाँ संभाली हैं, ऑन ग्राउंड 23,000 हैं। देखिए शहजाद, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहिबान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं, हमारी पुलिस है, बहादुर पुलिस, DPOs, DSPs, इसी तरह हमारी अजीम पाक फ़ौज है, सब ने कलेक्टिवली मिलकर कोरोना का मुकाबला किया है। ये एक एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स है हमारे एग्जिस्टिंग सेटअप में 10 लाख नौजवानों की शक्ल में, जिसकी जहां ज़रूरत पड़ती है, जिस सूबे में ज़रूरत पड़ती है, जिस ज़िले में ज़रूरत पड़ती है, तहसील और शहर में ये लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये किसी सैलरी के बगैर, किसी मुआवजे के बगैर, एक जज्बा लेके ये लोग आगे आए। ये बड़ी अच्छी बात है। जो रजाकार इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है, वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं ले रहे, हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये बताया जाता है कि पूरे मुल्क में अगर ये वबा को कंट्रोल करने में एक बड़ा किरदार है, एसओपीज़ को फॉलो करवाने में वो किरदार है, तो हमें हमारी रिपोर्टिंग टीम्स, जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली पंजाब में, पूरा दिन रिपोर्ट किया हमने, किया वहाँ पर फोर्स नहीं नजर आई। मार्केट्स खुली, लाहौर में बड़ी बड़ी मार्केट्स खुली, वहाँ पर खुद अब मार्केट्स बंद करने जा रहे हैं क्योंकि एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रहे, वहाँ पे नहीं नजर आई रजाकार फोर्स। इसलिए कह रहा हूँ कि अमली तौर पे ग्राउंड इतना नहीं नजर आया जितना जिक्र आज वज़ीर आज़म साहब ने किया है। देखें, इसका बेस्ट वे देखें, इसका बेस्ट वे ये है कि हमें इनका कैलेंडर जो है ना वो मीडिया के साथ शेयर करना चाहिए। अगले वीक में जहाँ जहाँ टाइगर फोर्स काम करने जा रही है, जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं 36 अजला में, उनसे कह दिया जाएगा वो जो भी आपके लोकल रिपोर्टर्स हैं उनके साथ वो बाकायदा इनका एंगेजमेंट कैलेंडर शेयर कर लेंगे, ताकि मीडिया को भी पता होना चाहिए टाइगर फोर्स कहाँ काम कर रही है। मसाजिद के एसओपीज़ की इसलिए बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि माह रमज़ान में तरावियों के औकात में जुम्मा की नमाज में बहुत बड़ा चैलेंज था,
हमारे लिए। और आपके सामने किस तरह डिबेट की जा रही थी टीवी टॉक शोज में भी मसाजिद के SOPs को लेके। मैं सियालकोट की एग्जांपल आपको देता हूं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोट भी किया आज। 3000 शहजाद मसाजिद हैं सियालकोट में, 2600 पुलिस वाले हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। आप खुद बताएं कि पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना था, पुलिस ने थाना का भी अपना एक सिस्टम चलाना है जो उनका पुलिस स्टेशन का है, तो उसमें कैसे मुमकिन था कि 3000 मसाजिद के अंदर सिर्फ 2600 पुलिस वाले वो उसके SOPs करते। तो पुलिस वाले पूरे मुल्क में या हर जिले में नहीं होंगे इतने कि वो तमाम मसाजिद मार्केट वगैरह को डील कर सकें, लेकिन अभी तक आपके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि कितनी मार्केट्स में ये गए हैं, कितने अजला में ये गए हैं। आप कह रहे हैं ये डेटा मुरतब करने की जरूरत है, उसको शेयर करेंगे, अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं है हमारे पास। डाटा मौजूद है, मैं आपके साथ अभी भी शेयर कर सकता हूं, ब्रेक के बाद आप कौम को दिखा सकते हैं। हमारे पास रियल टाइम डाटा आता है डेली के डेली पूरे पाकिस्तान में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस तहसील में। मैंने आपको कहा है कि ये सिटीजन पोर्टल जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो जुबानी काम नहीं कर रहे हैं। किसी को लाहौर के डीसी हो या इस्लामाबाद के डीसी हो, उन्होंने भी तस्वीर शेयर की हैं टाइगर फोर्सेस की, लेकिन वो पिछले 2-3 दिन के ट्वीट्स हैं, इससे पहले रमजान के वो ट्वीट्स उन्होंने नहीं शेयर किए हैं। लेकिन एक और मैं आपको डेटा बता देता हूँ, ये गैलप सर्वे हुआ था अभी, उनमें उन्होंने ये बताया कि पिछले कुछ अरसे में जो अवेयरनेस है वो कम होती जा रही है, क्योंकि 49% पहले ऐसे लोग थे जो समझते थे कि कोरोना वायरस डिजीज को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। अब वो तादाद 49 से बढ़ के 63% हो गई है गैलप सर्वे के मुताबिक। इसका मतलब उन लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो कि इस बीमारी को समझते हैं कि बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, यानी कि अवेयरनेस में कमी आ रही है। देखें जी, सबसे बड़ा तो जो डोमेन है मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और आप लोग माशाल्लाह कर भी रहे हैं। आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है, लोगों को अवेयरनेस देने की कि किस हद तक उन्हें एहतियात की ज़रूरत है, किस जिम्मेदारी का हमें मुजाहरा करना। और यही मैसेज था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इन 10 लाख नौजवानों को कि हमारे लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमने लोगों को शऊर देना है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात बिल्कुल देना है और लोगों को अपनी जिम्मेदारी पूरी भी करनी चाहिए। आज से मैं आपके प्रोग्राम में बताना चाह रहा हूं जी क्विकली, आज ही नो मास्क नो सर्विस कैंपेन स्टार्ट कर दी है टाइगर फोर्स ने, और आपको इंशाल्लाह ताला ये कल से बकायदा बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान डार हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। पंजाब में भी कुछ फैसले हुए, कल मार्केट्स को बंद किया गया, सिंध में क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस के टेस्ट मुसलसल ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 22,812 टेस्ट किए गए और 4,890 पेशेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। 68 अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटे में, और टोटल अब जो तादाद है कोरोना वायरस केसेस की वो 90,000 से तजावुज़ कर चुकी है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर अब देखा जा रहा है कि टेस्टिंग भी बढ़ रही है, लेकिन पिछले 8-10 दिन से जो औसत है पॉजिटिव केसेस की वो 20% से ज़्यादा है, जो कि यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया है। और ख़ास तौर पे जो डेथ्स की तादाद है, जो अमवात की तादाद है और जो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। 1290 के करीब क्रिटिकल पेशेंट्स हैं इस वक्त जिनका इलाज जारी है। और इस वक्त बहस ये हो रही है कि SOPs को जो फॉलो करना था, इसी गारंटी पे जो है दुकानें खोली गई थी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दी गई थी, वो SOPs फॉलो नहीं हो रहा है। कल हमने देखा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मार्केट्स को बंद भी किया गया, मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसके अड्डों को भी बंद किया गया। और इस हवाले से कल चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त SOPs फॉलो नहीं कर रहे, मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, जिम्मेदार मैं उनको ठहराऊंगा जिनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स गए। ना सिर्फ यहाँ बल्कि कई जगहों पे SOPs फॉलो नहीं हो रही, और मैं उसका इल्ज़ाम लोगों को नहीं दूंगा। मैं लोगों को इसलिए नहीं दूंगा कि जिस तरीके के मिक्स्ड मैसेजेस गए इस वबा के बारे में, मुझे अगर एक शख्स कहता है ये बहुत ख़तरनाक है, अपने आप को बचाओ, और दूसरा कहता है कि ये फ्लू है, कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे, ज़ुकाम होगा, बुखार होगा, तुम बच जाओगे। और मुझे पता है इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, लोगों को अपनी करनी है, लेकिन जान से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है। मेरी ये डिमांड है कि एक यूनिफाइड मैसेज जाए कि ये वबा जानलेवा है। मुराद अली शाह कह रहे हैं कि एक मैसेज जाना चाहिए कि ये वबा जानलेवा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे पंजाब से मियाँ असलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अगर अवाम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे तो जिम्मेदारी तो फिर अवाम पर ही है। अवाम को मीडिया के ज़रिए भी बताया जाता है, हुकूमतों के ज़रिए, इंतज़ामिया के ज़रिए बताया जाता है कि आपने SOPs को फॉलो करना है।
तो फिर जिम्मेदार उनको क्यों नहीं ठहराया जाए? अगर आपका इशारा चीफ मिनिस्टर साहब का इमरान खान साहब की तरफ था तो इनिशियली उन्होंने कहा था कि शायद ये फ्लू है, लेकिन तो अब तो वो हर तकरीर में कहते हैं कि एसओपीज को फॉलो करें, एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे तो बंद कर दिया जाएगा दुकानों को। पंजाब भर में, केपी में कल हमने देखा है कि मार्केट्स को बंद भी किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, क्या वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद एसओपी को फॉलो कर रहे हैं? आपने खुद उनकी तस्वीर नहीं देखी सोशल मीडिया पे जब वो कहीं मीटिंग पर गए जहां सबने मास्क पहना हुआ है, पब्लिक है, हुजूम है, और वजीर आज़म पाकिस्तान ने खुद मास्क नहीं पहना हुआ? क्या वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार साहब की अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, वो किसी जगह गए थे, लोगों से मिल रहे हैं, तमाम लोगों ने मास्क पहने हुए, वजीर आला पंजाब ने मास्क नहीं पहने हुए। तो देखिए, ये है वो मिक्स सिग्नल्स जिसकी वजह से एक आम आदमी कंफ्यूजन का शिकार होता है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हम सिर्फ मैसेज ये देना चाहते हैं कि अगर हम लीड करें बाय एग्जाम्पल, अगर वजीर आजम ने भी एक ये एसओपीज को फॉलो करना शुरू कर दें, वुज़रा भी ये करें, वुज़रा आला भी करें, लीडरान भी करें, मीडिया फिगर्स भी ये तमाम चीज़ें करें, तो एक आम आदमी ज़्यादा आसानी से कन्विंस हो पाएगा और शायद मेरा काम या मियां असलम इकबाल साहब का काम और ज़्यादा आसानी से फिर हो पाएगा और पब्लिक कन्विंस्ड फील करेगी कि चूंकि हमारे लीडरान भी ये चीज़ कर रहे हैं तो हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं कि एक बेहतर सिग्नल जाएगा अगर वजीर आजम भी मास्क पहनेंगे और अगर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार भी पहनेंगे। वैसे जहां तक मैंने देखा है कि मुराद अली शाह साहब ने भी काफ़ी लेट पहनना शुरू किया है। अगर मैं अपने से या बहुत से लोगों से मुकाबला करूं, वो भी पहले नहीं पहनते थे मास्क, लेकिन अब लेकिन अब ये बताइए कि क्या जिम्मेदारी। मैं शहजाद सिर्फ एक तस्हीह कर दूं आपकी। सिंध हुकूमत ने गालिबन कोई 1.5 माह पहले ये फैसला किया था कि मास्क पहनना लाजमी होगा। तो जिस दिन से वो फैसला किया गया है उस दिन से चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हो, हमारे वुज़रा हो या हमारे सियासी अकाबरीन हो, अच्छी बात है, मास्क पहन रहे हैं। लेकिन अब क्या जिम्मेदारी अवाम पे नहीं डालेंगे, दुकानदारों पे नहीं डालेंगे अगर वो एसओपी फॉलो नहीं करे? क्योंकि कल हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तो ये शुरू हो गया है कि जिन मार्केट्स में फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको वो सील कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाएगा कि अगर आपने अपनी दुकान खुली रखनी है तो आपने एसओपीज को फॉलो करना होगा। अगर ग्राहक मास्क नहीं पहनेगा तो उसको सर्विस नहीं दी जाएगी। क्या अब सिंध भी इस तरफ बढ़ रहा है? क्या मार्केटें सील करेंगे आप लोग भी अगर एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया तो? शहजाद, जो काम इस वक्त पंजाब कर रहा है या खैबर पख्तूनख्वा कर रहा है, ये काम हमने 3-4 हफ्ते पहले शुरू किया था। और आपको याद होगा कि रमजान में हमने मार्केटों को कराची शहर में सील किया था बिकॉज वो एसओपी को वायलेट कर रहे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि वो तमाम ताजिर सरापा एहतजाज हो गए, उन्होंने गवर्नमेंट को बुरा भला कहा, एक मीडिया में पूरा नेगेटिव प्रोपेगेंडा से गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि जी आप कारोबार चलने दें, 7 दिन कारोबार चलेगा और आप जो है आप मार्केट को सील करने का या जुर्माने वाला जो चीज़ है उसको इन्फोर्स ना करें। तो ये जो लिमिटेशंस होती हैं हमारे साथ, ये हमारे एट टाइम बहुत अच्छे फैसलों को कॉम्प्रोमाइज करती हैं। आज आप मुझे अदालत से तहफ़्फ़ुज़ दिला दें, आज मैं समझता हूं अगर सारे पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें ये काम करना शुरू कर दें तो सिंध गवर्नमेंट भी ये काम करेगी। हम लेकिन अदालती फैसला किसी एक सूबे के लिए तो नहीं था, और पंजाब ने, जैसे मैंने कहा कि कल और खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा, और दूसरे आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, वहां पे वायलेशंस पर, एसओपी की वायलेशंस पर मार्केट को बंद किया गया है। शहजाद साहब, 6 मार्केटों को हमने रमजान में एसओपीज की वायलेशन पर बंद किया था। उसके फुटेजेस मीडिया पर अवेलेबल है। मुझे याद है जी, आपको याद होगा खुर्रम शेर जमान ने हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगाया। पीटीआई की जो कराची की सिंध की क़यादत है उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को कराची का दुश्मन करार दिया। तो उस वक्त तक तो सिर्फ पूरे पाकिस्तान में अगर एसओपी की खिलाफ वर्जी के ऊपर किसी हुकूमत ने कार्रवाई की थी वो सिंध हुकूमत ने की थी। सही, लेकिन अब आप फर्दर इनको मार्केट्स को बंद नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई अगला ऑर्डर नहीं आ जाता। देखिए अगर सारे पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिसी बन रही है और तमाम हुकूमतें ये काम कर रही हैं तो मैं समझता हूं, मैं मियां असलम इकबाल साहब को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा इस काम में। और अगर वो एसओपीज की वायलेशन पर स्ट्रिंजेंट तरीके से मार्केट्स को सील करने के लिए जाते हैं तो विद इन द गवर्नमेंट आई विल रेज दिस इशू एंड वी विल इंशाल्लाह डू द सेम। ठीक है, मियां असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम साहब, कल भी बताया गया कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मार्केट्स जो फॉलो नहीं कर रहे थे, एसओपीज को वायलेशन कर रहे थे, उनको बंद किया गया। आज क्या स्टेटस है? मजीद मार्केट्स को और इंडस्ट्रीज को बंद किया गया है इस वजह से, और अब अहकाम क्या है उनके लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इससे गुजारिश ये है कि जहाँ तक एसओपीज की इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है तो प्री ईद और आफ्टर ईद बस 2 पिक्चर सामने आई है। प्री ईद से पहले के जो मामला थे, बाजारों में रश, 2 माह आप लॉकडाउन में रहे, एकदम बाजार खुले गए, रश पहले से ज्यादा हो गया।
पब्लिकली मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने वायलेशंस भी की जी। लेकिन ईद के बाद के जो मामला है आई एम इंटायरली डिफरेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। आज मैंने लाहौर की कुछ मार्केट विजिट की है जी। मैंने ओल्ड अनारकली की है, न्यू अनारकली की है, उसके साथ जो लाइट बाजार है जिसमें बाबर मार्केट है, जिसमें बानो बाजार है, वगैरह वगैरह काफी मार्केट विजिट की है। सर आपके कैमरे की आंख में आपके चैनल के लोग भी वहां पर मौजूद थे। 99.9% लोगों ने कंप्लायंस दी है। हालांकि मैं वहां पर और नीयत से गया था कि जो ईद से पहले गया था, वहां पर जब मैंने मसलो मसाइल देखे तो हमने कुछ मार्केट को उस वक्त भी सील किया, दुकानों को भी सील किया, पूरी की पूरी मार्केट को भी किया। अनारकली एक बाजार में उसमें देश पार मार्केट है, उसमें उनको सील किया। लेकिन आज में उसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस। सर क्विकली अगर आप मुझे बता सकें कि एक तरफ तो आप कोशिश कर रहे हैं कि मार्केटों में, इंडस्ट्रीज में एसओपी को फॉलो करवाएं, लेकिन आज लाहौर में यह भी कह दिया गया है कि जो पब्लिक पार्क्स हैं उनको खोल दिया जाए। अब ये वक्त तो नहीं है कि सैरो तफरी के लिए आप लोगों को प्रमोट करें, पुश करें कि आप जाएं पार्क्स में। खोलेंगे तो आप बेसिकली यही कह रहे हैं लोग जाएं वहां पे जाएंगे, फॉलो नहीं होंगे एसओपीज। और ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें लोगों का रोजगार वाबस्ता है इससे, जो तफरी के लिए जा रहे हैं वहां पर। सर तफरी के लिए पार्क नहीं खोले, पार्क सिर्फ वॉक के लिए। जो फैमिलीज की तरफ से जो हमारी खवातीन हैं जिनको शुगर के इशू या बंदों को शुगर के इशू हैं, उस हवाले से बात हो रही थी कि उनके लिए हमने पार्क उनके लिए भी बंद कर दिए। उनकी वॉक उनके लिए जरूरी है, वॉक के बगैर उनका नहीं हो सकता सिलसिला, तो उनके लिए इसको खोला गया है। ये सैर तफरी के लिए कतन नहीं खोला गया। वॉक करना वहां पर ऑब्वियसली एक रिस्क फैक्टर होगा, लोग जमा होंगे तो शायद जो शुगर पेशेंट हो उसको ये भी खतरा होगा फिर शायद कि कोरोना वायरस भी उसको लग सकता है, क्योंकि अगर लोगों में फिरेंगे, मेल जोल ज़्यादा होगा तो इसका ये भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है मियां असलम साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।